डू यू नो, आपकी लाइफ के 20% रिश्ते आपकी 80% खुशियों के लिए जिम्मेदार हैं। आपके 20% क्लाइंट आपके 80% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये होता है 80/20 प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हर चीज़ पे अप्लाई हो सकता है। परसेंटेज में डिफर, 80/20 की जगह 70/30 हो सकता है, 60/40 हो सकता है, पर ये हर जगह अप्लाई करता है। मैंने इस प्रिंसिपल को अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करा और अपने मार्क्स कुछ इस तरह से इंक्रीज़ करे। एक अटेम्प्ट में 30 थे कॉस्टिंग में, तो 30 से 50 करे। IDT में 33 से 55 करे। इंटरनेशनल टैक्सेशन में 33 से 55 करे। और IDT में 56 से 57 करे। तो ये स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट में इतना ह्यूज चेंज, 20 मार्क्स का गैप मेरी इस स्ट्रैटेजी से आया। तो इसको मैंने कैसे अप्लाई करा। आप सब जानते हैं कि कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू करा, मैंने सबसे पूछा कि क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो सबने कम ऑन नेहा, ये CA फाइनल है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आई अग्री, सब इंपॉर्टेंट होता है, पर कुछ चीज़ें दूसरों से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैंने ये चेक करने के लिए पास्ट ईयर के पेपर्स उठाए, वहाँ से देखा, क्योंकि एक अटैम्प्ट में ऑलरेडी ख़राब कर चुकी थी सारा कुछ कवर करने के चक्कर में। तो नेक्स्ट टाइम मुझे पता था, नेहा यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट, वरना इस बार भी तो गई। और ये स्ट्रैटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है जो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो सारा सब कुछ, वो स्मार्ट है, वो सब कुछ कवर कर सकते हैं। पर मुझे थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना था, क्योंकि आई एम नॉट दैट स्टूडियस। तो मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि मैं थोड़ा थोड़ा कम भी अगर करूँ, पर उसे स्मार्टनेस के साथ करूँ। आई हैड टू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वान्टिटी। तो मैंने ये इसको किस तरह से किया जाए, इसके लिए मैंने कुछ पास्ट ईयर्स के पेपर देखे। मेरा जो अटैम्प्ट था उससे पहले के जितने भी पेपर मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उन्हें चेक करा, उनसे एनालाइज करा कि कौन से चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये ABC एनालिसिस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, पर मुझे अपने मन की शांति के लिए खुद से चेक करना था कि कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से एरियाज से, कौन से प्रोविजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर अटैम्प्ट में पूछे ही जाते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसके लिए मैंने सारे पास्ट ईयर पेपर चेक करे एंड आई गॉट टू नो कि PGPP में टोटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक बहुत। मैं उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकती, उसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल इनकम हो गया, मैट हो गया, TDS TCS, चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड देन DTAA, ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो ये वो एरियाज़ थे जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट हैं। अब ये नहीं है कि मैं बाकी एरियाज़ छोड़ दूँगी, पर कुछ एरियाज़ को मैं बाकी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इज्जत दूँगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था थोड़ा सा एनालिसिस करना। उसके बाद मैंने डायरेक्टली बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार मैंने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैं पिछली बार कर चुकी थी और पता था नहीं, हाँ इस बार तो चली से हो जाएगा बस, तो यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। तो मैंने DT के प्रोविजन पढ़ने से स्टार्ट नहीं करा, मैंने क्वेश्चंस पढ़ने से स्टार्ट करा। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ मैंने टोटल इनकम को कैसे पढ़ा। जैसे PGPP का आप जो भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं, तो मैं BB सर का कंपाइलर यूज़ कर रही थी, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे PGPP के। तो मैंने सबसे पहले उसमें से एक पेपर पे जॉट डाउन कर लिए कि कौन से टोटल इनकम के क्वेश्चंस हैं। अब टोटल इनकम के क्वेश्चंस में जब मैंने पहली बार करे, मैंने सारे क्वेश्चंस करे। उस टाइम मैंने मार्क कर लिए हर क्वेश्चन के कौन से एडजस्टमेंट्स यूनिक एडजस्टमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसे थे जैसे कैश वाला ट्रांजैक्शन कि इस लिमिट से ऊपर का कैश डिसअलाउ हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ ट्रांजैक्शन थे जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे थे, और कुछ थे जो यूनिक ट्रांजैक्शन थे हर क्वेश्चन में। तो जो यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं मैंने उन्हें मार्क कर लिया। फिर मैंने एक पेपर पे वो सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए जो टोटल इनकम में प्लस होते हैं, और वो लिख लिए जो सब में माइनस होते हैं। तो इस तरह से मैंने टोटल इनकम के क्वेश्चन को एक ही शीट पर समराइज़ कर दिया, 2 पार्ट में बाइफरकेट करके, कि ये प्लस वाले ट्रांजैक्शन है और ये माइनस वाले। इस स्ट्रैटेजी ने मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि इसने मेरे फर्दर रिविजन्स को बहुत ईजी कर दिया। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे हर रिविजन में बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता टोटल इनकम में। पर इस चीज़ ने मेरा बहुत टाइम सेव करा, और फिर उसके बाद वाले रिविजन्स मुझे बहुत ईजी पड़े। तो एक तो ये तरीका था। सेकेंड चीज़, मैंने इस बार डायरेक्टली प्रोविज़न पढ़ने से स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि मैं लास्ट टाइम ये गलती कर चुकी थी। मैं प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़ के गई, पर क्वेश्चंस करने में मुझसे थोड़ी कमी हो गई। उससे क्या हुआ, जब आप एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हो, आप सारे प्रोविजन पढ़ कर आए हो और क्वेश्चंस आपने कम करे हैं, पर पेपर में आपको डायरेक्टली प्रोविजन नहीं दिया जाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और वो भी थोड़ा घुमा फिरा कर होता है। तो उसको फिगर आउट करने के लिए आपने पहले एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हों, तभी आप उसको ईजिली टैकल कर पाते हो, और तभी आपके पेपर में हाथ चलते हैं। क्योंकि आप घर में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी इतने टैकल करके आए हो, इतने हाथ से सॉल्व करके आए हो, तो आपके माइंड को ये चीज़ पता रहती है कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो मैंने इस बार जब पढ़ना शुरू करा, मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट करा,
और जहाँ जहाँ पे हर क्वेश्चन में जो जो प्रोविज़न यूज़ हो रहा था मैं वहाँ से जाके उस प्रोविज़न को रेफ़र करती थी और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक साथ सारे प्रोविज़न्स को रिवाइज़ कर लेती थी। इससे क्या हुआ कि मुझे हर प्रोविज़न में पता था कि इस प्रोविज़न का यूज़ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में किस तरह से हो रहा है और इस पर्टिकुलर प्रोविज़न से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे मेरा बहुत टाइम सेव हुआ। प्रोविज़न के साथ मुझे पता था कि इस प्रोविज़न का यूज़ किस तरह से हो रहा है, तो इट सेव्ड माय टाइम और मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद ये थी सेकंड चीज़ कि मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट करा, देन आई मूव टू प्रोविज़न। अब ये स्ट्रैटेजी हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे कर सकते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई डिड एंड दैट वर्कड फॉर मी। थर्ड चीज़ मैंने क्या करी, हर चैप्टर में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर जो मैंने आपको बताए, मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चंस मार्क कर लिए जिसमें मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि हर चैप्टर के ना दो बाइफरकेट होता है हर चैप्टर दो चीज़ों में, एक होते हैं बड़े लेंदी क्वेश्चंस और एक होते हैं स्टार्टिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो अगर आप बड़े वाले क्वेश्चन से कोई भी चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे तो इससे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि उस बड़े वाले क्वेश्चन में छोटे वाले क्वेश्चन का काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो फिर आपको वो छोटे वाले से शुरू नहीं करना पड़ेगा या उसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम जब पढ़ना शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग के छोटे वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, पर जब आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होते हैं एंड व्हेन यू हैव अ नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। तो बेटर थिंग इज़ कि आप वो बड़े वाले क्वेश्चन से अप्रोच करें चैप्टर को। इससे आपका टाइम सेव होगा और आपको वो मोनोटनी वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो टिपिकल वाले क्वेश्चन आपको पहले भी टिपिकल लगते थे, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो उसमें। तो इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको मोनोटनी नहीं होगी। और वो जो बड़े वाले क्वेश्चन है वो लास्ट में जो हम मोनोटनी की वजह से छोड़ देते हैं या टिपिकल लगते हैं छूट जाते हैं, वो छूटेंगे नहीं, तो वो पहले कर लें आप। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपने रिविजन में अप्लाई करी एंड इट रियली हेल्प मी एंड इट इंक्रीज माई मार्क्स। हाँ, तो फिर जब मैं 60-40 कर रही थी तो ऐसा नहीं है कि मैंने 40% सिलेबस पढ़ा जो 60% मार्क्स कंसिस्ट करता था और बाकी 60 को छोड़ दिया। तो मैं जिन फैकल्टी की रिविजनरी वीडियोज़ रेफ़र कर रही थी, मैंने उनकी वीडियोज़ कंसिस्टेंटली सुनी, तो उससे ये हुआ कि अगर कोई नया प्रोविज़न आया या जिसको मैंने कभी नहीं जिसका क्वेश्चन करा है, तो मैं उस एटलीस्ट मुझे उस प्रोविज़न का आइडिया हो कि अगर उसका MCQ या कोई नया क्वेश्चन ड्राफ्ट हो तो एटलीस्ट मुझे उस चीज़ का आइडिया हो। और मैंने कौन से प्रोविज़न पढ़ने हैं इस चीज़ को देखने के लिए पास्ट ईयर्स के सारे जितने भी अब तक के अटैम्प्ट के क्वेश्चंस थे वो पेपर रेफ़र करें, MTP RTP, टू मेक श्योर कि इन तीनों चीज़ों में जो भी प्रोविज़न कवर हो रहे हैं मुझसे वो वाले प्रोविज़न तो बिल्कुल नहीं छूटें। तो ये चीज़ मैंने करी थी। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी एंड दिस इज़ नॉट वन फिट फॉर ऑल ऑब्वियसली। अगर ये आपको सही लगती है तो आप अप्लाई करें। मुझसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कुछ दिन से पूछ रहे थे, तो आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे शेयर करना चाहिए व्हाट वर्क फॉर मी एंड आई होप कि आप अप्लाई करें और आप पे वर्क करें। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैंने ही करा है, मुझ पे वर्क करा है तो आप पे करेगा या करेगा। अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है आप इसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ करें। मेरी बस इंटेंशन है कि मेरे किसी भी एक्शन से या मेरी किसी स्ट्रैटेजी शेयर करने से अगर आप इस अटेम्प्ट वाले लूप से बाहर निकल आएँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।